शादी के बाद भी अपने सपने पूरे करना, हाँ, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा व्लॉग नंबर 2 है और 6 बजे मैं उठ गई थी और शुरू किया मैंने दिन अपना पानी के कप से। और ये मेरा एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्पेंड करना पसंद करती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद मैंने वॉक किया 10 मिनट के लिए और फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना आज के टारगेट्स। तो आज के टारगेट्स में मैंने 6 सब्जेक्ट्स रखे थे। एम कॉम का जो सब्जेक्ट था फाइनेंस मैनेजमेंट, उसके बाद हरियाणा जीके, साइंस, इंग्लिश, अकाउंट्स और मैथ्स। तो सबसे पहले मैंने किया था एम कॉम का सब्जेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसमें हमारा था CAPM आज का टॉपिक, दैट इज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे ये मॉडल काम करता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इस किस किस कौन सी एजम्पशंस पे ये है जो काम करता है। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट एजम्पशंस थी इसकी। और मेरा जो अकाउंट्स में मतलब कि इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि रह गया था मेरा पिछले CET की वजह से, लेकिन अभी मैं इसको दे रही हूँ जून में मेरा एग्ज़ाम है। तो इसको ना स्लोली मैं थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रही हूँ। उसके बाद बारी थी हरियाणा जीके की, जिसमें मैंने आज 3 टॉपिक रखे थे। नदियाँ रखी थी, झील रखी थी और बांध रखे थे। तो ये नोट्स हैं मेरे हस्बैंड के, तो मैं वहाँ से प्रिपेयर कर रही थी। तो इसमें एक फॉर्मूला है रिवर्स को याद करने का, DK इज़ जिम ट्रेनर एस। यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि हमारी 9 रिवर्स है, मेन रिवर्स है जो हरियाणा की। D से दोहन है, कृष्णावती, इंदौरी, साहिबी, गग्गर नदी, रिवर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारी नॉर्थ की और साउथ की। उसके बाद यहाँ से मतलब कि हमारे ना मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर तक कवर करती है और कहाँ जाके मर्ज हो जाती है, किस रिवर में मर्ज होती है। खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हरियाणा में कहाँ से एंटर किया, या फिर उसका जो ओरिजिनल उद्गम स्थल है यानी कि ओरिजिनल उसका जो प्लेस है तो वो कौन सा है। तो ये सारी रिवर्स मैंने याद की थी। और इसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो गग्गर रिवर है और यमुना रिवर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा एक मारकंडा का पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि हरियाणा में सबसे लंबी नदी यमुना और सबसे छोटी नदी चौटांग रिवर है, जिसकी लेंथ 9 किलोमीटर है। और उसके बाद मैंने किए थे डैम्स, और सबसे बड़ा डैम हमारा यहाँ कौशल्या है। ओके। और उसके बाद मैंने किए थे हरियाणा की प्रमुख झीलें। झीलों में सबसे छोटी झील हमारी तिलियार झील है, रोहतक में 132 एकड़ ज़मीन पे है। और दूसरी सबसे बड़ी झील हमारी है दमदमा झील, गुरुग्राम में। और ये 1947 में बनी थी, 3000 एकड़ में। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज के। तो हरियाणा जी के फिनिश। उसके बाद मैंने की थी साइंस, जिसका टॉपिक था आज मेरा वर्क एंड एनर्जी, जिसमें मैंने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है और उसके फॉर्मूला क्या होता है। और वर्क हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों चीज़ हो सकती है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, जो कि हमारी कैनेटिक और पोटेंशियल होती है। इनके फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो आप ये याद कर लेना। और उसके बाद ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे बेस्ड, जो कि मैंने प्रैक्टिस किए थे। तो आप ना एक बार इसका रिलेशन देख लेना कि कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होते हैं। कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। ओके। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने तो प्रैक्टिस कर लिए थे, तो आप भी कर लेना, मैं एडवाइस कर रही हूँ आपको। ये हमारे NCERT की बुक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं हमारे पेपर में। उसके बाद मैंने किए थे इंग्लिश में मैंने रखे थे आज 10 रूल्स। तो रूल नंबर 1 था हमारा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि एसेंशियल, नेसेसरी, इम्पोर्टेंट, रिकमेंडेड, सजेस्टेड, इंसिस्ट, इनके साथ ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद ड्यू टू और ओइंग टू का यूज़ देखा था कि कहाँ पे होता है। आर्टिकल्स देखे थे, ए एंड द का यूज़ कहाँ होते हैं।
और थू एज वेल एंड ऑल्सो का यूज़ भी पढ़ा था आज मैंने। तो पर्टिकुलरली द का यूज़ देखा था कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो भी चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद थे एपोस्ट्रोफीज़ के कुछ रूल्स थे हमारे कि कंपाउंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है और एस कहाँ पे लगेगा, और ये सारी चीज़ें प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, वो वाली चीज़ देखी थी। और कुछ वर्ड्स है जैसे इक्विपमेंट, न्यूज़, सीनरी, मशीनरी, ये सारे हमारे सिंगुलर नाउन हैं और इनके साथ हमारे सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, तो उसके बाद आज का मैंने इंग्लिश में ये रखा था और अपने 10 रूल्स कंप्लीट किए एंड फाइनली मैंने इंग्लिश यहाँ पे ख़त्म की। और यहाँ पे टोटल मेरे पास ना 110 रूल्स है जो कि मैंने यूट्यूब CDS जर्नी वाले चैनल से किए थे। वहाँ से मैंने एक बार ऑनलाइन क्लासेस भी की थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा मतलब जो सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने वहाँ से ये नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने रखा था अकाउंट्स, यानी कि जो ग्रुप 6 वाला पेपर है CET मेंस का, उसका जो आज का टॉपिक था कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 1 किया था मैंने, जिसमें पढ़ा था कि शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स कौन से होते हैं, और उसके बाद जैसे कि इक्विटी शेयर्स हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं ओवर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के ओवर। और उसके बाद जो हमारे शेयर्स होते हैं या डिवेंचर्स होते हैं, हम इनको कैसे इशू कर सकते हैं, मतलब कि एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये चीज़ें ना थोड़ी सी कॉमर्स वाले बच्चों को ज़्यादा समझ में आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यार अब मैं साइंस वालों से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जैसे हमें कॉमर्स वालों को साइंस की चीज़ें नहीं पता होती, तो सेम लाइक दैट साइंस वालों को भी कॉमर्स की चीज़ें नहीं बताऊँगी, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये टॉपिक मैंने आज ख़त्म किया था, उसके बाद कल मैं इसका सेकंड पार्ट करने वाली हूँ। तो मेरा अकाउंट भी यहाँ पे ख़त्म करने के बाद लास्ट सब्जेक्ट मेरा रह गया था प्रैक्टिकल वाला, यानी कि मैथ्स। इसमें मैं टॉपिक वाइज करती हूँ और आज का टॉपिक मैंने रखा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसके मैंने किए थे आज 20 क्वेश्चंस किए थे, और 20 क्वेश्चंस में से मेरे आज आए थे 19 क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए थे। काफ़ी प्रैक्टिस करवाई आज सर ने, तो क्या मतलब कि आज ना मैथ में 1.5 से 2 घंटे मुझे लग गए थे इस वीडियो पे। नए नए रूल्स सीखने को मिले, और मैं ना शॉर्ट ट्रिक्स पे काम नहीं करती, मुझे थोड़ी सी ना आदत है कि मैं पूरा सॉल्व करूँ, फॉर्मूले के साथ फॉर्मूला पुट करूँ और उसे अच्छे से सॉल्व करूँ, क्योंकि CET में मेरे पास ना काफ़ी टाइम बच जाता है यार, मतलब कि अभी लास्ट CET था तो वो मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था। तो थैंक